याद है जब आपने एग्जाम्पल पढ़ी थी वहां पे उसने बताया था कि अगर आप अगले उसमें हम क्या करना चाहते हैं, अगले 10 साल में प्रॉफिट 20% इंक्रीज करना चाहते हैं। तो हाँ, तो इसको भी गोल ही बोला था उसने वहां पे, फिर आगे उसको मजीद ऑब्जेक्टिव को मजीद और तोड़ा था। हाँ, मसला ये है कि जब तक कंपैरिजन ना हो, इसको समझने में हमेशा दिक्कत हो। लेकिन अगर आप इस चीज को दिमाग में रख लीजिएगा, अगर इस तरह की स्टेटमेंट हो, आपने उसको फिलहाल अपने उसके लेवल पे आपने उसको गोल ही ट्रीट करना है। बस ये आपके समझाने के लिए, अनलेस के कंपैरिजन प्रॉपर दे दिया हो। अगर नहीं कंपैरिजन, तो इतनी इस तरह की बातें जब कर रहा हूं ना, इतने सालों में हमने ये करना है, तो वो गोल ही समझे। लेकिन अगर आपको याद हो, कल हमने ये ओपन होते हैं मेरे बच्चे, ये मोस्टली देखो पेपर के अंदर ज्यादातर चीजें स्पेसिफिक पूछेगा, लेकिन एक अच्छा खासा पोर्शन होगा जो वो होगा आपके नॉलेज की, जिसको कहते हैं ना कॉन्सेप्ट की बेस पे। नॉलेज तो वही होता है जो चीजें याद कर ली हो आपने, नॉलेज बेस होता है जो प्योर रट्टा। एक होता है कॉन्सेप्ट बेस, कॉन्सेप्ट वो होंगे जो आपको चीजों की समझ बूझ होगी। तो इंशाल्लाह मैं पहले दिन आपको बता दिया, सिर्फ एक बच्चा फेल होगा, उसके अलावा कोई फेल नहीं होगा। मैं लिख कर देने को तैयार हूँ, परेशान ना हुआ करें, बस पढ़ते जाएं साथ साथ। इसमें फेल होना बनता ही नहीं, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ हर दफा एक आधा बच्चा ही फेल होता है। मैं इस दफा ये थोड़ी कहूंगा 100% हो जाएगा, कोई एक होगा, अब वो पता नहीं कौन है। क्योंकि इससे ज्यादा कभी मैंने देखा नहीं इसमें आईटीवी के अंदर, क्लास के अंदर। तो खैर बेफिक्र होकर पढ़े आप इसको, बस ये जिस तरह पढ़ाया जा रहा है किताब को साथ लेके चलते रहे, किताब के आखिर में दिए हुए सवाल, और फिर कुछ फीडबैक्स होंगी जो बच्चों की तरफ से मिलती हैं एग्जामिनेशन सेंटर से, वो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी। होता है ना, बच्चे जब पेपर देके आते हैं वही पेपर वही सवाल रिपीट होते हैं। लेकिन इतना भी नहीं उसको समझना, लेकिन फिर भी आपके साथ वो फीडबैक शेयर कर दी जाएगी। उसको आप देख लीजिएगा, बड़ी हद तक वो सवाल मिल जाएंगे एरियाज आपको। लेकिन अ, हमने पढ़ा था, ये पढ़ रहे थे कि ऑर्गेनाइजेशन को किस किस बेस पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हमने मकसद डिस्कस किया था, कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए बनी होती है, कुछ का मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। फिर हम फंडिंग की बात कर रहे थे, चले ऑनरशिप की बात कर रहे थे, और फिर ये मेरा ख्याल कर, अच्छा ये कर लिया था, फंडिंग की बात कर रहे थे अगर आपको याद है। फंडिंग में हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन पैसा कहाँ से इकट्ठा करती है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो शेयर इशू करके पैसा इकट्ठा करती हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो चीजें बेच के पैसा इकट्ठा करती हैं, कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो लोगों से मांग के पैसा इकट्ठा करती हैं। आपके दिमाग में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आ गई होगी, लेकिन इस तरह इसके अलावा कुछ और भी हैं कुछ ऐसी, जैसे ये जो चैरिटी बेस पे चल रही होती है, डोनेशन बेस पे ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है मेरे बच्चे, ये तो लोगों से पैसा मांगती हैं। अगर रमजान के दिनों में देखो तो बहुत सारी इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन आपको नजर आएंगी जो जगह जगह पे लिख के लगा रही होती हैं कि हम ये नेकी का काम कर रहे हैं, उस नेकी के काम में आप भी हमारा हाथ बटाएं, हैं आप भी अपनी जन्नत में अपना घर पक्का करें। तो खैर कहते हैं कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ऑब्टेन द फंड्स दे नीड टू ऑपरेट फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ सोर्सेज, कई जराए होंगे, और हर एक का डिफरेंट डिफरेंट यूज करेगी। ये भी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे स्टॉक मार्केट कंपनी, ऐसी कंपनी जो स्टॉक चेन के ऊपर लिस्ट हो। स्टॉक मार्केट कंपनी कौन सी थी जो स्टॉक चेन के ऊपर लिस्ट हो, और याद है कल हल्का सा डिस्कस किया था, स्टॉक चेन क्या है, ये एक मंडी, शेयर्स की मंडी है, सिक्योरिटीज की मंडी है। अभी फिलहाल अपने लेवल पे आप इसको शेयर्स ही रखो, ये शेयर्स की मंडी है। जिस तरह आम मंडियां होती है ना, गल्ला मंडी, फ्रूट मंडी, आपको पता है वहां पे बैठे होते हैं जिनको हम कहते हैं आड़तीये। ये जो मंडी होती है उसमें आड़तिया होता है, आड़ती। ये जो गांव के लोग हैं उनको थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन बाकी लोगों को शायद इतना ना हो। वो उनकी दुकान होती है उस मंडी के अंदर। जो बंदा भी उस मंडी में खरीदो फरोख्त करना चाहता है वो उस आड़ती के जरिए करता है, और वो क्या करता है, उसकी अपनी कुछ कमीशन रखता है, और आगे उसको जो भी उसकी चीजें बेच के उसको पैसे दे देता है उसको किसान को। सेम अप्रोच है। और लेकिन वहां पे देखो मंडी में हर कोई बंदा जाके अपनी चीजें नहीं बेच सकता है, वहां पे वो जब चीजें बेचेगा वो इन आड़तियों के जरिए बेचेगा। और दूसरे नंबर पे मेरे बच्चे इसी तरह स्टॉक चेंज है, स्टॉक चेंज के भी ऊपर आड़ती बैठे होते हैं, उनके लिए लफज बोलते हैं हम ब्रोकर्स हैं, और उनकी आड़ती की दुकान होती है उसको ब्रोकरेज हाउस बोलते हैं। तो वहां पे ब्रोकरेज हाउस होते हैं, वहां पे ब्रोकर्स बैठे होते हैं। अगर आपने शेयर्स की खरीदो फरोख्त करनी है, आपके ऊपर लाजम है कि पहले जाके आप उस ब्रोकर के पास अपना अकाउंट ओपन करवाओ। अकाउंट ओपन करवा के चाहे उसके बाद आप खुद से ट्रेडिंग कर लो, अगर आपको एक्सपीरियंस हो, या आप कर लो उस ब्रोकर के जरिए, या अब आपकी मर्जी होती है। लेकिन आपको वहां पे लाजमी तौर पे अपना अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। तो ये फिर वहां पे होता क्या है, उस स्टॉक चेन के ऊपर सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है। सिक्योरिटीज लफ्ज मैंने आपको बताया था कि पैसे इकट्ठे करके बदले में आप जो भी किसी को एविडेंस देते हो ना, वो सिक्योरिटी कहलाती है। जैसे हमने इशू डिस्कस किया था, आपने शेयर इशू किए और उसके बदले में पैसा इकट्ठा कर लिया, तो जिसने पैसे दिए आपको शेयर्स के बदले में, उसको बदले में क्या दिया, एक शेयर सर्टिफिकेट।
इसी तरह अगर आप लोगों से डिबेंचर इशू करके पैसे लेते हो तो बदले में लोगों को क्या दिया, वो कागज का टुकड़ा, वो डिबेंचर, और उनसे उधार ले लिए। तो ये यही सिक्योरिटीज आगे मार्केट में ट्रेड भी हो रही होती है, डिबेंचर भी ट्रेड होते हैं वहां पे। आप कहेंगे सर डिबेंचर कैसे ट्रेड होते होंगे, हैं वो तो हमें मिलता है उसके ऊपर इंटरेस्ट। भैया मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है, आपका दिल करेगा कि भाई मैं भी, आप यही इंटरेस्ट मैं भी लेना चाह रहा हूँ। है आप कहेंगे कि सर ऐसा करें, ये जो डिबेंचर आपने लिए हुए ना फलानी कंपनी के, ये मुझे भेज दो, मैं आपको भेज दूंगा। है कल जब वो पैसे लेने लेने होंगे या इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, कल वो पैसे किसको वापस होंगे, वो आपको वापस होंगे। हैं इस तरह ये भी सेल हो जाते हैं मेरे बच्चे, जिस तरह शेयर ट्रेड होते हैं। खैर कहता है कि स्टॉक मार्केट कंपनी फॉर एग्जांपल ऑब्टेन इट्स लॉन्ग टर्म फंड्स फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट इन द बिजनेस, इशूइंग न्यू शेयर्स एंड बोरिंग फ्रॉम द लेंडर। यानी कि तीन तरह बता दी उसने, यानी कि कहां कहां से वो पैसा इकट्ठा कर रहे होंगे। फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट, एक तो मेरे बच्चे वो क्या करेंगे, प्रॉफिट्स को री इन्वेस्ट कर रहे होंगे इन द बिजनेस, और इशूइंग न्यू शेयर्स, नए शेयर इशू कर रहे होंगे, और लोगों से उधार ले रहे होंगे। कहता है कि चैरिटीज रिलाई ऑन मिक्सचर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड प्राइवेट डोनेशन। जो अदारे उस पर चलते हैं चैरिटी पे या डोनेशन पे, उनको दो जगहों से पैसा मिल रहा होता है, गवर्नमेंट से और लोगों से। गवर्नमेंट भी देती है इन लोगों को पैसा, या उन लोगों को रिलीफ दे देती है जो लोग इनको पैसा दे रहे होते हैं। जैसे कुछ शौकत खानम की अगर हम बात कर रहे हैं, तो जो आम बिजनेसमैन भी उसको वो देता है, डोनेशन देता है, गवर्नमेंट उसके टैक्स को उतना माफ कर देती है। अगर आप उनको पैसे दो, हम आपका उतना टैक्स माफ कर देंगे। क्योंकि देखो ये वो काम कर रहे होते हैं, ये इदारे जो चैरिटी वाले होते हैं, जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है। इसलिए देखो इनका नाम हम कहते हैं एनजीओस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हकीकत में ये गवर्नमेंट नहीं, लेकिन काम वो कर रही है जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। देखो आपको हेल्थ, एजुकेशन, इस तरह की चीजें प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का काम है। लेकिन अगर कोई कोई इदारा गवर्नमेंट का हाथ बटाए और उसी तरह का काम करे, तो गवर्नमेंट फिर उसको कुछ पैसे देती है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप, इस काम को कंटिन्यू रखो। और साथ उन लोगों को भी टैक्स रिलीफ दे देती है गवर्नमेंट जो इन लोगों को डोनेशन देते हैं। ये नहीं कि आपने मोहल्ले में गली में किसी भी मांगने वाले को डोनेशन दे दिया और गवर्नमेंट कहेगी ठीक है तेरा हम इतना टैक्स कम कर देंगे। है उसके लिए अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस होते हैं, अगर आप इनको टैक्स वो दोगे, डोनेशन दोगे, तो आप उतना हमारे टैक्स में, गवर्नमेंट कहती है हमें टैक्स देना ना आपने, उसमें से उतने पैसे काट लेना, क्योंकि ये भी आप, ये पैसा हमने आपसे पैसे लेके हमने इन्हीं को देने थे। क्या कमाल की गवर्नमेंट है। तो बेहतर यही आप डायरेक्टली इन्हीं को दे दो और टैक्स में छूट ले लो, गवर्नमेंट को ना देना, क्योंकि वो बकवास कर रही है कि हमने इन्हीं के ऊपर लगाने से। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, याद है कल मैंने आपको बताया था, जहां पे लफ्ज पब्लिक सेक्टर आ जाए, हाँ गवर्नमेंट में बच्चा आंखें बंद करके गवर्नमेंट होती है, और जहां पे लफ्ज लिखा है पब्लिक कंपनी, उसका कोई लेना देना नहीं होता गवर्नमेंट के साथ। याद रखोगे इस बात को, पब्लिक कंपनी होती है। वो कंपनी की टाइप्स पढ़ेंगे आगे इसी चैप्टर के अंदर हम जाकर। ये नहीं कहना कि ये गवर्नमेंट की कंपनी है, नहीं नहीं, पब्लिक कंपनी का वो कुछ और होता है, जिस वजह से हम उसको पब्लिक कहते हैं। पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह पता चल जाएगा। फिलहाल जहां पे लफ्ज पब्लिक सेक्टर आ जाए, ये पक्की बात है गवर्नमेंट का है। कहता कि ऑब्टेन देयर फंड्स फ्रॉम द आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, और कहां से इकट्ठा करते हैं, टैक्सेस। फिलहाल तो दो चीजें आपको यहां पर नहीं बताएंगे, आपसे धोखा कर रहे हैं, एक बता दें, टैक्स वाला। कहता है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन obtain their funds from the government which in turn raises through the tax। यानी कि पब्लिक सेक्टर जो इदारे हैं गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट से पैसा लेते हैं, और गवर्नमेंट फिर आगे किनसे पैसा लेती है, आप लोगों से, आप लोगों से। अकाउंटेबिलिटी, आप इस लिहाज से भी ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन किसको जवाबदेह है। अकाउंटेबिलिटी का लफ्ज होता है जवाबदेही के लिए, है। जैसे आप लोग यहाँ पे हॉस्टल में आके पढ़ रहे हो, अच्छा खासा घर वाले खर्चा भेजते हैं। अभी आप कई लोग जाएंगे मुहर्रम की छुट्टियों में, मान लो कि दो चार हैं, तो घर वाले हिसाब तो मांगेंगे, अच्छा बताओ बेटा इतने पैसे भेजे थे, आगे फिर बकवास कर रहे हैं, फिर मांग रहे हैं। तो पहले पिछले पैसों का तो हिसाब दो। जब वो आपसे हिसाब मांग रहे होंगे, एक्चुअली मेरे बच्चे आपकी अकाउंटेबिलिटी का वहां पे वो होगा जिसको वो पूछ रहे होंगे। जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी होती है जब आपको कोई जिम्मेदारी मिले, उस जिम्मेदारी के लिए आप फिर किसी को जवाबदेह भी होते हैं। किसको जवाबदेह हो, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंट लोगों को जवाबदेह होंगी। जैसे कहता है कि मैनेजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज अकाउंटेबल टू इट्स ओनर। अगर तो कोई प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट मतलब कोई कंपनी है, कंपनी जो उसको चला रहे होते हैं डायरेक्टर्स, पढ़ेंगे जाके, वो डायरेक्टर किसको जवाबदेह होते हैं, चलाने वाले लोग किसको जवाबदेह होते हैं, उसके मालिकों को, शेयर होल्डर्स। तो अगर तो कोई आम कंपनी की बात करें, तो उसके मेरे बच्चे जो डायरेक्टर्स वगैरह है, वो इसके ऑनर्स फॉर द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आप पढ़ के आगे गोल्स और ऑब्जेक्टिव, उसके लिए वो जवाबदेह होते हैं उसके मालिकों। कहता डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी फॉर एग्जांपल आर अकाउंटेबल टू द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी फॉर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी, कि कंपनी फाइनेंशियली कैसा परफॉर्म कर रही है, प्रॉफिट आ भी रही है कि नहीं, खर्चे कंट्रोल हो रहे हैं कि नहीं, इसके लिए वो जवाबदेह होते हैं मालिकों को। डायरेक्टर जवाबदेह होते हैं शेयर होल्डर्स को। दिस इज द मेन रीजन वाई कंपनीज प्रोड्यूस देयर एनुअल रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स। ये पढ़ेंगे आगे जाके। जैसे मान लो कि ये कंपनी है, ये कंपनी बहुत सारे इसके शेयर होल्डर्स हैं,
उन्होंने ये कंपनी बना के आप लोगों के सपुर्द कर दी, आप इसके डायरेक्टर हो, और तेरे साथ वाला किधर है? क्यों नहीं पता? उसके साथ क्यों बैठते हो? नहीं, आइंदा फिर उसके साथ नहीं बैठते। अगर वो दोस्त ही नहीं, दोस्त भी नहीं, साथ कैसे बैठते? और हर उस दिन के साथ बैठ रहे, और आज आप एक, मैंने तो पूछा भी नहीं था दोस्त है कि नहीं, मैंने सिर्फ ये पूछा वो किधर है, कहता मेरा तो दोस्त ही नहीं। कोई चोरी का थोड़ी पूछा मैंने, हैं? ऐसा नहीं करते। मैं कल उससे पूछूंगा कि तू बता भाई, तू इसका दोस्त है कि नहीं। कहता दिस इज द मेन रीजन, दिस इज द मेन रीजन लोग दोस्ती क्यों नहीं करते। क्या होगा होगा तो लोग मुकर जाते हैं। दिस इज द मेन रीजन व्हाई कंपनीज प्रोड्यूस। अच्छा, मैं बता रहा था, मान लो कि इस कंपनी के सैकड़ों हजारों शेयर होल्डर है, और उन्होंने क्या, सर आप हम पे शक ना करें, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं। ले बेटा, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि जो कंपनी चलाने वाले होते हैं वो मेरे बच्चे अकाउंटेबिलिटी कैसे शो कर रहे होते हैं, एनुअल अकाउंट्स बना के। एनुअल अकाउंट्स बनाते हैं, उनसे वो किन के सामने रखते हैं, शेयर होल्डर्स के सामने, मालिकों के सामने, कि सर ये इस कंपनी के पूरे साल का हिसाब किताब है, ये आप देख लें। अगर वो मुनासिब ना लगे तो उसकी एक जनरल मीटिंग होती है मेंबर्स की, उसमें वो उसको डिस्कस कर सकते हैं। अगर फिर भी मुनासिब ना लगे तो इन डायरेक्टर्स को रिमूव कर सकते हैं। कहता है कि ब्रॉडली स्पीकिंग ऑर्गेनाइजेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। आगे मजीद देखो, ये चार कैटेगरी भी थी, यानी कि इन चार बेसिस पे भी आप ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ये जो चार अपने पर्पस, अकाउंटेबिलिटी, ये सारा कुछ डिस्कस किया, फंडिंग वगैरह। आगे दो मजीद आपको बता रहा है कि आप क्या कर सकते हो। ब्रॉड दो कैटेगरीज हैं, वो हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि हमें पता है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बिजनेस के लिए बनी हो। और बिजनेस को किसको कहते थे? वो एक्टिविटी जो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो, वो बिजनेस होती है मेरे बच्चे। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मकसद प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका मेन मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता। कहता है कि दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंगेजेस इन कमर्शियल एक्टिविटीज। कमर्शियल होता है जो यानी कि कमाने के लिहाज से, विद द पर्पज ऑफ मेकिंग ए प्रॉफिट। द मेन टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होती है? जहां पे हाँ सिंगल मालिक हो, यानी कि एक बंदा है ऑनर उस बिजनेस का। और नो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जब अकेला मालिक है वो किसी के साथ अपना प्रॉफिट और लॉस को शेयर नहीं करेगा, और एक पैसा भी उसी का लगा होता है, वन मैन कैपिटल। वो अपना अकेला मतलब पैसा, और अनलिमिटेड लायबिलिटी। ये मेरे बच्चे अभी समझ, अभी वैसे तो आपको पता ही है अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है। अगर ये मालिक अपना कोई कारोबार शुरू करे, उस कारोबार का जितना नुकसान होगा उसके लिए ये खुद जिम्मेदार है। और उसके नुकसान को, बिजनेस के नुकसान को पूरा करने के लिए, चाहे इसको अपना घर बार बेचना पड़े तो मेरे बच्चे फिर भी ये बिकेगा। जस्ट एग्जांपल, कोई मिस्टर ए है, इस मिस्टर ए ने क्या किया मेरे बच्चे, एक स्टोर ओपन कर लिया। एक स्टोर ओपन कर लिया, जब वो स्टोर चलाना शुरू किया मेरे बच्चे, उसमें अच्छा खासा उसने सामान भरा, अपने घर से भी पैसा लगाया पहले, है मान लो कि उसमें 1 मिलियन उसने घर से लाके लगा दिया। उसके बाद 1 मिलियन का उसने उधार लिया किसी बैंक से स्टोर के लिए, और 1 मिलियन का उसने एज्यूम कर लो किसी सप्लायर से सामान भी उठाया स्टोर के लिए। ये सारा पैसा लगा दिया स्टोर के ऊपर, ये सारा सामान उसने ला के रखा उसके लिए। बड़ा सब्र करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है कि इंटरनेट के कुछ इश्यूज हैं, उसको देखें। अगर क्या बाकी बच्चे भी इसी तरह, बाकियों को भी आ रहा है वो इस इशू? अभी सारे बोल पाएंगे यहाँ से, दुख इस बात का है। बस एक बच्चा बोल दे सर कोई दिक्कत नहीं। बताओ मेरे बच्चे, ये अच्छी बात। ये नो सर क्या है? नो प्रॉब्लम, थैंक यू बेटा। जिसको इशू है ना वो एक दफा, हाँ चलो बहुत अच्छी बात है बेटा। जिसका इशू है वो एक दफा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करेंगे कुछ। अच्छा देखिएगा, तो इसमें मेरे बच्चे अज्यूम कर लो इस बिजनेस के अंदर कितना पैसा लगा हुआ, 3 मिलियन। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, ये बड़ा निकम्मा इंसान था मिस्टर ए। इसने क्या कर दिया, इसका ये कारोबार डूब गया, ये कारोबार डूब गया। अब ये लोग, ये बैंक और ये जो सप्लायर्स हैं, वो पैसा लेने के लिए आए मिस्टर ए के पास। तो मिस्टर ए ने कहा कि भाई इन्होंने कहा कि सर वो पैसे हमारे। कहता कौन से पैसे? कहता सर वो जो आपको सामान दिया था सर, उधार दिया था। कहता तूने मुझे थोड़ी दिया था, तूने तो उस स्टोर को दिया था ना, वो स्टोर देख रहे हो वो डूबा पड़ा है? तो उसमें मेरा पैसा भी डूब गया, मुबारक हुआ आपका भी डूब गया। वो कहेंगे सर ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है सर, हमने वो पैसे स्टोर को नहीं दिए, हमने तो आपको दिए। ये कहते नहीं नहीं, आप लोगों ने पैसा स्टोर के लिए दिया था, बजाय तो स्टोर के लिए दिया था। लेकिन मेरे बच्चे कानून कहता है सोल प्रोप्राइटर के अंदर कि ये जो बिजनेस करते हो आप और जो मालिक होता है, ये दोनों एक ही होते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं जाके हम इनको अलग अलग करेंगे।
और वो जाके करेंगे इसको कंपनी के अंदर है, वहां पे फिर लफ्ज बोला करेंगे लिमिटेड लायबिलिटी है। लेकिन मेरे बच्चे फिर हाल यहाँ पे हम लफ्ज बोलेंगे अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या, इस स्टोर की जितनी लायबिलिटीज हैं उसके जिम्मेदार होगा उसका मालिक, क्योंकि मालिक और बिजनेस के दरमियान किसी तरह की कोई सेपरेशन नहीं, कोई दीवार नहीं खड़ी हुई इनके दरमियान। तो लोगों की निगाह में मालिक और कारोबार एक ही है। समझ लो कि अगर आप कोई कारोबार कर रहे हो तो कारोबार आपका बैंक पे पड़ा हुआ है, सामने दुनिया के सामने आप हो, तो लोग आपसे डील कर रहे थे, कल पैसे भी किसने देने, आपने देने, और आप पैसे नहीं दे रहे तो आप पर केस होगा। ये नहीं करेंगे कि आप स्टोर के ऊपर केस करो, हाँ होगा किसी जगह पे, होगा किसी जगह पे जब हम कंपनी बनाएंगे, वहां पे टोटल सिनेरियो डिफरेंट हो जाएगा। इसलिए लॉ कहता है कि यहाँ पे जो सोल ट्रेडर का कारोबार करोगे आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब क्या, जब तक उस बिजनेस की सारी लायबिलिटी पे नहीं कर दोगे आपकी जान नहीं छूटेगी, चाहे उसके लिए आपका घर बार डूब जाए, यानी कि घर बार बिक जाए। इसीलिए तो मेरे बच्चे, हम गरीब लोग क्या करते हैं, सोल ट्रेडर का कारोबार करते हैं, और जब वो कारोबार डूबता है तो हम भी डूब जाते हैं। अमीर लोग ऐसे नहीं करते। अमीर लोग क्या करते हैं वो भी देखेंगे, हैं, अमीर लोग कंपनी बना के करते हैं, वो क्यों करते हैं उसके फायदे भी देखेंगे। लेकिन गरीब लोग कैसे करते हैं, नो नो कल्ला ही माला को है, तो कल्ला ही फिर डूबता है, और फिर घर बार भी बेचारा सारा बिक जाता है, फिर जाके रिश्तेदारों को बता रहा था डूब गया मैं। इसकी लायबिलिटी कैसे होती है, अनलिमिटेड। उस बिजनेस की जितनी लायबिलिटीज हैं इसने पहले से पे कर दी। बिजनेस उसके लिए जिम्मेदार नहीं होता, ये खुद जिम्मेदार होता है, क्योंकि बिजनेस की कोई हैसियत नहीं होती, मालिक की ही हैसियत होती है सोल ट्रेडर में। अज्यूम कर लो ये सीएफई का आप अकेले मालिक है और सोल ट्रेडर है, इसकी जितनी लायबिलिटी है, रेंट है, बिजली के एक्सपेंसेस व्हाट्सएवर, वो आपने पे करने हैं। और अगर पे करने के काबिल नहीं रहे तो मेरे बच्चे, चाहे वो घर से ला के दो, घर में ना हो तो घर बाहर बेचो और इसको पे करो, लोग नहीं छोड़ेंगे। और लोग ये नहीं कहेंगे सीएफई से पैसे लो। सीएफई का जो कारोबार कर रहे थे, एज ए सोल ट्रेडर कर रहे थे, हकीकत में आप ही जिम्मेदार हो, सीएफई जिम्मेदार हाँ हो सकता था, सीएफई जिम्मेदार हाँ, जब कंपनी बनाएंगे फिर देखेंगे। और लीगल लेस लीगल फॉर्मेलिटी, इसको बनाने के लिए आपको कोई बहुत ज्यादा कानूनी चाराबाजी करने की जरूरत नहीं होती, बड़ी सादा तरीके से बन जाता है। बस एक कोई भी कारोबार शुरू कर लो, कि ये नहीं कि प्रॉपर जाके कहीं पर रजिस्टर्ड कराओ, इजाजत लो, मोस्टली नहीं होता, अनलेस के कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसके लिए लाइसेंस की जरूरत हो। जैसे आप पेट्रोल पंप खोलने जा रहे हैं तो उसके लिए तो फिर लाइसेंस चाहिए होगा, वो अलग मामला है। लेकिन वैसे इसको सोल ट्रेडर का कारोबार खोलने के लिए, वैसे इसके लिए इस सब कोई फॉर्मेलिटीज नहीं होती। वन मैन कंट्रोल, सारी बात एक बंदा वही उसको कंट्रोल करे। देखिए, सोल प्रोप्राइटर इज एन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मतलब आम इंसानों की तरह इंसान, हु ओन्स एंड ऑपरेट हिज और हर ऑन बिजनेस बट माइट एम्प्लॉय स्मॉल नंबर ऑफ पीपल। ये ना समझना कि देखो यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में या सोल ट्रेडर में मालिक एक होता है। इसका ये मतलब नहीं कि उसके साथ लोग काम नहीं कर रहे, उसने एम्प्लॉय रखे होंगे लेकिन ऑनर एक होगा। अगर ऑनर की तादाद बढ़ गई तो मेरे बच्चे वो सोल ट्रेडर नहीं होगा, वो पार्टनरशिप बन जाएगी है। सोल ट्रेडर में लाजमी तौर पे मालिक एक ही होना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि वो अपने साथ लोग नहीं रखेगा, लोग रख ले। अगर वो मालिक एक या एक ही काम कर रहा है, उसने अपने साथ किसी को नहीं रखा हुआ, फिर वो सोल ट्रेडर का कारोबार है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहलाएगा अपने आप। याद है हमने डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा लोगों का इकट्ठा होना जरूरी है, वो मालिकों का इकट्ठा होना जरूरी नहीं है। काम करने वाले लोगों की बात हो रही होती है कि जहां पे एक से ज्यादा लोग मिलकर किसी मकसद को अचीव कर रहे हैं, उसको ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। खैर, तो सोल प्रोवाइडर में मुझे क्या होगा, अकेला बंदा, और वो बिजनेस को वो कर रहा होगा, साथ वो कुछ लोगों को भी रख सकता है, लेकिन मालिक अकेला ही है। देयर आर नो लीगल फॉर्मेलिटीज नीडेड टू सेट अप ए सोल प्रोवाइडर। एनी प्रॉफिट मेड आफ्टर टैक्स बिलोंग्स टू द ओनर। यानी कि देखो, इसने मान लो कि इसने कारोबार शुरू किया, तो जब ये कारोबार शुरू करेगा बड़ी सारी सेल्स होंगी इसकी, तो सेल्स होंगी मेरे, उसमें कॉस्ट ऑफ सेल भी आएगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल उसने यहाँ से लेस की, तो इसका क्या आ गया, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से बाकी अदर जो एक्सपेंसेस होंगे, एडमिन, सेलिंग, ये सारे लेस करेगा। तो ये लेस करने के बाद मेरे बच्चे क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स बेशर हो, क्या आएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, इसके ऊपर मान लो कि इसने पे करना है 20% टैक्स, एज्यूम कर लो है, ये टैक्स की अमाउंट इसमें से लेस करेंगे, फिर क्या आएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। अकाउंटिंग के स्टूडेंट हो, ध्यान रखा करो। क्या नहीं, ये लहदा से जब पूरा प्रॉफिट निकालोगे, जिसको लफ्ज ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं, या चलो ग्रॉस प्रॉफिट तो खैर ऊपर आ गया, ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका नाम ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। सारे खर्चे लेस करने के बाद जो फिगर आएगी वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से फिर मजीद आपको टैक्स की रेट लगाएंगे इसके ऊपर, इस अमाउंट के ऊपर टैक्स रेट लगाएंगे, उसमें से जो टैक्स बनेगा उस लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगी उसके लफ्ज बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कहता है कि एनी प्रॉफिट मेड आफ्टर टैक्स, ये वाला प्रॉफिट, ये वाला टैक्स से पहले नहीं, अभी इसमें से गवर्नमेंट ने भी आगे लेके जाना। देखो, इसने कहा था ये प्रॉफिट कमाया, मान लो कि ये प्रॉफिट था 1 लाख रुपए का, बड़ा खुश हो रहा था, गवर्नमेंट आ गई और कहता क्या है, बड़ा खुश हो रहा है,
वो कहता है कि प्रॉफिट कमाया, कहता है हमें भी खुशी का मौका दे, 20% हमें भी दे। जैसे 20,000 उठा के उनको दे दिया, खुशी का मौका उनको भी मिला, थोड़ा सा उदास हुआ और ये घर लेके चला जाएगा 80,000 प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस का है। द ऑनर इज इन कंप्लीट कंट्रोल एंड इज फ्री टू मेक डिसीजन। भाई कल्ला बंदा है, कोई पूछने वाला नहीं उसको, जैसे मर्जी फैसले करे है। पार्टनरशिप भी तो फिर भी होते हैं मेरे बच्चे है, लेकिन सोल ट्रेडर में इस तरह का कोई मामला नहीं होता। द इंडिपेंडेंस इज वन ऑफ द की फीचर्स अट्रैक्शन ऑफ रनिंग ए बिजनेस एज ए सोल प्रोप्राइटर। कहता है कि लोग इंडिपेंडेंट हो गए, वो कहते हैं कि हम मैं अपना फैसला अपनी मर्जी से करूं, इस वजह से लोग क्या करते हैं, सोल ट्रेडर का कारोबार करते हैं। अदरवाइज इसमें कोई ज्यादा अट्रैक्शन नहीं इस कारोबार के अंदर। बस ये चाह रहे होते हैं कि मैं अकेला बंदा हूँ, अकेले फैसले करूं, मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ कोई और हिस्सेदार हो, तो इसलिए मेरे बच्चे, लेकिन फिर फर्स्ट से भी अकेले ही हूँ। कहता है कि टिपिकल एग्जांपल ऑफ ए सोल प्रोप्राइटरशिप इंक्लूड लोकल रेस्टोरेंट है, दुकान खोलो, ढाबा खोल लो भैया आप, है, या लोकल कंस्ट्रक्शन फर्म है कि आपने कोई कंस्ट्रक्शन फर्म बना ली। देखो अगेन एक बंदा मालिक है, उसने एम्प्लॉय रखे होंगे, मिस्त्री शिस्त्री मजदूर रखे होंगे उसने साथ, और ए बार्बर शॉप, लॉन्ड्री सर्विस, लोकल क्लॉथ स्टोर है, नाई की दुकान है, बाजे वाले, जो मर्जी लिख लो, पकौड़े, हाँ सही कह रहे हैं, इवन रक्षे वाला छोड़ रहा है, अल्लाह लगा हुआ, अगर साथ पार्टनर भी हो सकते। सोल प्रोप्राइटर्स मस्ट बी विलिंग टू एक्सेप्ट फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द बिजनेस परफॉर्मेंस। जाहिर बात है मेरे बच्चे, कल कुछ गलत हुआ, ये नहीं कहेगा ओ वो उसका कसूर ही, लेवल नहीं हो गया, तो अकेला ही तो था, कसूर किसका था है। तो इसका मतलब अब मैं आईडीबी को अकेला पढ़ा रहा हूं है, कल मैं कहूँ कि खुदा ना खासा बच्चों को नहीं समझ आई, बच्चे नहीं पढ़ पास हो सके, तो मैं कहूँ कि ये तो राणा काशिफ साहब का कसूर है, तो कहेंगे सर ये तो आपने पढ़ा है। तो हाँ, बात कर एक सब्जेक्ट को हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है, फिर मैं वहां पे किसी और पर जिम्मेदारी डाल सकता हूँ कि मैंने अपना हिस्सा बड़ा जबरदस्त पढ़ाया था, बस ये बेचारा जरा थोड़ा सा इनएक्सपीरियंस था, इस वजह से आप फेल हो। सर आपने ये लफ्ज क्यों बोला आप फेल हो? सर कोई कबूलियत का वक्त भी होता है ना किया करें। चलो मैं अल्फाज वापस ले रहा, ले बेटा। कहते द प्रेशर ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी मच ग्रेटर देन एनी एम्प्लॉइज रिस्पॉन्सिबिलिटी। डेफिनेटली मेरे बच्चे, एम्प्लॉइज के ऊपर उनको तो आपने रखा है, उनको एक जिम्मेदारी दे दी, उन्होंने अपना काम करना है। पूरे बिजनेस की फेलियर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो आप पर के सर पर ही आएगी, याद रखना, वो कल एम्प्लॉइज के सर पे भी नहीं डाल सकते आप। कहते हैं कि दे आर ऑन कॉल, कहते हैं सोल प्रोवाइडर्स मस्ट आल्सो बी विलिंग टू वर्क फ्लेक्सिबल आवर्स। जब जब मन करे दुकान खोल, जब दिल करे दुकान बंद कर दो, यही तो हम चाहते थे हकीकत में। इस वजह से हमने अपना कारोबार शुरू किया था, ताकि हमारा कोई बॉस ना हो, हम खुद के बॉस हो, जब दिल करे कारोबार करें, जब दिल करे कारोबार ना करें। और दे आर ऑन कॉल्स, कहते दे आर ऑन कॉल एट times and may even have to substitute for a sick employees. अरे ये पीछे चलो क्या कहना नहीं चाह रहा है, क्योंकि उससे पीछे थोड़ा सा एम्प्लॉय की बात कर देता ना, कि इसने कुछ एम्प्लॉय साथ रखे होते हैं और उनके लिहाज से बात कर सकता है, लेकिन फिर आप ये तो इसके लिहाज से बात हुई, एक मालिक अपना कारोबार खोल के उसमें क्या रख देता है, लोगों को रख देता है, एम्प्लॉयज रख लेता है, और इसकी भी जरूरत पड़ती है। लेकिन इसकी जरूरत पड़ती है जब कोई एम्प्लॉय बीच में बीमार पड़ जाए। मान लो कि आपकी वर्कशॉप है, आपने काम सीखा, देखो सोल ट्रेडर मोस्टली वही कारोबार करता है जिसमें उसका खुद की एक्सपर्टाइज। अगर वो उस काम में एक्सपर्ट ना हो, वो कभी भी नहीं करता, और अगर उसने कर लिया, खुद मेरे बच्चे इस चीज को ऐसा कारोबार करने जा रहे हैं जिसको वो डुबोने जा रहे हैं। सोल प्रोवाइडर का कारोबार कभी नहीं किया जा सकता जब तक वो काम आपको खुद ना आता है। आपने मान लो कि गाड़ियों को मरम्मत करने का काम सीख रखा है, आप वर्कशॉप खोल लो, है वर्कशॉप खोल ली आपने, वहां पे ऐसा वक्त आ गया आपने साथ एम्प्लॉय रख ली, अब वो वहां पे कुछ और मजदूर हैं जो आपके साथ काम करते हैं, अब आप सुकून से अपने घर जाओ, शादी ब्याह अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं, पीछे वर्कशॉप काम कर रही होगी, उसमें लोग बैठे हुए हैं। लेकिन अगर वो जो एम्प्लॉयज है उनमें से कोई बीमार पड़ गया, वो ना आ रहा हो और वर्कलोड हो, तो फिर तो हो सकता है कि क्योंकि वो काम आपको भी आता है, इसलिए क्या करेंगे, फिर आपको बुला लेंगे, सर प्लीज आ जाए, फलाना बंदा नहीं आ रहा, तो काम पेंडिंग है सर, तो आपकी जरूरत पड़ गई। कहता है कि देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस इनकरेज देम टू कंटिन्यूली मॉनिटर बिजनेस ऑपरेशन। अब मेरे बच्चे चाहते हैं वो कारोबार उनका ग्रो करें, कारोबार कामयाब रहे, उसके लिए उनको क्या करना पड़ता है, अपने बिजनेस ऑपरेशन को कंटिन्यूली मॉनिटर करना पड़ता है। ये नहीं कि आप कारोबार खोल के घर जाके सो जाओ और कभी जाकर उसको देखो ही ना। मेरे बच्चे सोल ट्रेडर का कारोबार भी कर रहे हो, तो एम्प्लॉय रख रखे हैं, तो साथ आप उनको मॉनिटर करोगे तो लोग काम करेंगे आगे। जैसे अभी मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको पढ़ा रहा था, मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे चलो फलाना चैप्टर नंबर 1 हमने पढ़ा है, और आज आपका टेस्ट है, उसको जरा एक दफा रीड कर लो है किताबें, मैं अभी लेक्चर रोक रहा हूँ, आप सब रीड करो। मैंने क्या किया, आपको ये कह के फोन सुनने के लिए बाहर चला गया, और आपने माशाल्लाह सबके हाथ में वापस आए मोबाइल से।
तो मॉनिटर करूंगा तो आप लोग काम करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। हैं? तो मॉनिटरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। कहता कि दे मस्ट एग्जिबिट, शो करना चाहिए स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल। और कारोबार तभी करो अगर आप में कुछ लोगों को लीड करने की स्किल्स हो, क्योंकि लोग तो रखेंगे डेफिनेटली। अगर अकेले काम करेंगे फिर तो वो मेरे बच्चे माठा कारोबार रहेगा ना सारी जिंदगी। अगर आप ये समझ रहे हो कि मैं अकेला, बस अकेले ही इसको चलाता रहूंगा, इसका मतलब आपको ग्रो करने की नीयत ही नहीं, इरादे ही नहीं है। जैसे जिस तरह हम कहते हैं कि समझाने के लिए बात कर रहे हैं कि गोल में भी कभी एक दुकान ही थी, है किसी एक बंदे ने खोली होगी, लेकिन आज इतना बड़ा ब्रांड है वो, तो मेरे बच्चे उसमें कुछ लीडरशिप स्किल्स होंगी तो उस कारोबार को आगे लेके गए ना वो। है अगर आपका मन कर रहा है कि नहीं अब मैं बस वो दुकान तक ही रहना, इट्स ओके। लेकिन अगर आपका दिल कर रहा है कि नहीं भाई आगे ग्रो करना है, तो मेरे बच्चे आप में क्या होनी चाहिए, लीडरशिप स्किल्स। और लीड किसको करते हैं, लोगों को। मेनली तो मेरे बच्चे डिसीजन मेकिंग होती है ना, लोगों को लीड करना। कह रहा है कि बी वेल ऑर्गेनाइज, है ये ना हो कि आप खुद बेचारे इतने बेतरतीबे हो। हैं अब कहता है कि वेल ऑर्गेनाइज है, चीजों को सलीके से करना जानते हैं। एंड कम्युनिकेट कम्युनिकेट वेल विद एम्प्लॉय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोग आपकी कम्युनिकेशन की बेस पे ही आपको छोड़ के जाते हैं हकीकत में। जब आप लोगों के सामने उसकी उनकी इज्जत नफ्स को मजरू करोगे, लोग आपको छोड़ के चले जाएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि आप उनको पे कितना कर रहे हो। इसलिए कम्युनिकेशन स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप जब किसी से बात कर रहे हो वो पॉजिटिव तरीके से बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप किसी कोई भी बंदा बात कराओ, नहीं 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 नहीं, अरे ये क्या है, यानी कि बात शुरू ही कहाँ से करो, नहीं नहीं नहीं, अगला बंदा क्या कहता है मैं बकवास ही कर रही हूँ, है शुरू ही कहाँ से की, जब आप बोलो नहीं 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 नहीं, ऐसे थोड़ी करते हैं। हैं उसको तरीका करो कि देखें आपने माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त बात की है, लेकिन उसमें अगर ये चीजें भी ऐड कर लें तो क्या ही कमाल हो जाए। तो कम से कम अगले बंदे को महसूस तो ना हो नहीं नहीं उसने बकवास ही कर रहे हो, है। तो ये तरीकाकार होता है कम्युनिकेशन को सीखने का भी, कि भाई कम्युनिकेशन करनी कैसे है आप। तो खैर कहता है कि मैनी सक्सेसफुल सोल प्रोप्राइटर्स हैव हैड प्रीवियस वर्क एक्सपीरियंस इन द मार्केट इन विच दे आर कम्पीटिंग, डेफिनेटली। कहता है कि जो कामयाब होते हैं जो सोल प्रोप्राइटर जिस मार्केट के अंदर, मोस्टली उनको उस काम का पहले तजर्बा होता है तो कामयाब होते हैं। यानी कि सादा अल्फाज में वही बात, बगैर तजर्बे के आप कभी भी सोल प्रोप्राइटर का कारोबार ना करो, नहीं तो मेरे बच्चे वो बैठेंगे, आप ही तो हैं उसमें सारी डिसीजन मेकिंग करने वाले। पर हैव्स एज एन एम्प्लॉय इन द कंपेटिटर्स फर्म, कहता कि मोस्टली, अच्छा ये भी अच्छी बात है। कहता कि देखो यहाँ पे अज्यूम कर लो आप सब लोग यहाँ पे पढ़े, आपने कल आपका दिल किया कि सर हम भी कॉल टीचर बनना चाह रहे हैं। सीएफई ने क्या किया, आपको रख लिया अपने साथ, क्या जो भैया आप भी यहाँ पे टीचर बन जाओ, हमने आपको टीचिंग यहाँ पे मान लो कि अपॉर्चुनिटी दे दी है उसकी। जब आप अच्छे टीचर बन गए, आपकी फॉलोइंग शुरू हो गई, आपने कहा कि सीएफई वालों को सर आधा कॉलेज मुझे दे दो। इन्होंने कहा कि बेटा ये तो जुल्म कर रहे हैं, आप हमारे बच्चे थे, आप आधा कॉलेज मांग रहे हो। सर जो भी है देखो, आप लोग तो मेरी वजह से कमा रहे हो, तो सर कल तक का टाइम है, मुझे बता दो आधा कॉलेज दे रहे हो कहीं। तो मेरा कल का टाइम गुजर गया, लेकिन हमने कहा कि नहीं भाई हम आपको आधा कॉलेज नहीं दे सकते। तो आपने क्या कर लिया, बाजू में जाके एक नया कॉलेज खोल लिया। तो ये कॉलेजेस ऐसे ही बने हैं इस मार्केट के अंदर सारे के सारे, हैं क्योंकि हाँ उन लोगों ने आधा कॉलेज नहीं मांगा होगा, कुछ मांगा होगा, लेकिन ये कॉलेज जितने मार्केट के अंदर बने हैं एक कॉलेज से बने हैं। तो बनते बनते ये सारे इतने कॉलेज बन गए। तो कहने का मतलब ये कि ये जितना, और ये मोस्टली सोल प्रोप्राइटर है, कोई एक बंदा मालिक है, जब मान लो कि पार्टनरशिप के अंदर है। कहता है कि ये जितने लोग सोल प्रोप्राइटर का कारोबार करते हैं, ये पहले कहीं ना कहीं उसी मार्केट के अंदर इंप्लॉय होते हैं, और जब वहां से सीख लेते हैं तो अपनी दुकान खोल लेते हैं। तो ये मोस्टली ये भी एक वो है। कहता फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट मैनेजर्स कॉमनली एस्टेब्लिश देयर ऑन रेस्टोरेंट। एक मैनेजर था, उसने क्या कहा कि ले भाई अब तो मुझे आता है, और ये तो होटल चाली मेरी बेस पे है, तो वो क्या करेगा, खुद का रेस्टोरेंट खोलेगा। प्योर एक्सपीरियंस इज क्रिटिकल टू द अंडरस्टैंडिंग द कंपटीशन एंड द बिहेवियर, यानी कि अगर आप उस मार्केट के अंदर बगैर पहले एक्सपीरियंस के आके बैठ गए हो मेरे बच्चे, फिर डेफिनेटली वहां के कंपेटिटर आपको नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर जैसे यहाँ पे अगर आप सीधा आके सीए का कॉलेज खोल लो, पता नहीं कहाँ से आए हैं और आके सीए का कॉलेज खोल लो, नहीं चल सकोगे मेरे बच्चे। आपको क्या पता है कि यहाँ की जो राजनीति वो क्या है यहाँ पे लोग किस तरह धोखे देते हैं, टीचर कहलाते टीचर हैं, लेकिन अंदर खाते क्या गेम चल रही होती है। पैसा तो हर एक की जरूरत होती है, लेकिन यहाँ पे भी उसी तरह के मामला होते हैं, टीचर आपके सामने हैं, जो बाकी जो इनके मामला हैं वो वही हैं जिस तरह एक आम लोगों के होते हैं। मैं उसके लिए अल्फाज ऐसे वैसे नहीं बोलूंगा, हैं वही ब्लैकमेलर्स, वही सारा कुछ करने वाले हैं, जिस तरह के लोग जिस तरह पाए जाते हैं। तो लेकिन जब आपके सामने आएंगे तो यहाँ पे टीचर होते डेफिनेटली एक एक रोल है, ये टीचिंग एक रोल है मेरे बच्चे। देखिए मैं दरवाजे में एंटर होने से पहले पता नहीं क्या था, है मैं किसी से किस लहजे में बात कर रहा था, मैं क्या कर रहा था, है कि दरवाजे से बाहर तक था। जैसे ही मैं ये आपकी क्लास में एंटर हुआ, एज ए टीचर एंटर हुआ। लेकिन यहाँ पे अपने आपको जो आपके सामने पोर्ट्रेट करना है वो किसी और तरीके से है, लेकिन बैक एंड पे मैं कर रहा हूँ कितना बड़ा ब्लैकमेलर हूँ। हर रोज दोस्त साहब को मैसेज करके इकराम साहब तारीख है
बंदा पाना सभा किधरों आ गया, कितने टीचर की एग्जाम्पल कितने सभा लो डाली, शर्म ही नहीं आती इन्होंने। चले खैर वापस आओ। कहता है कि prior experience is critical to the understanding the competition and the behavior of customers in a particular market। आपको उसके कस्टमर्स का ही नहीं आइडिया, कंपटीशन का नहीं आइडिया, तो आप उस मार्केट में घुस के कारोबार नहीं कर सकते मेरे बच्चे। इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। फायदे क्या होते हैं सर सोल प्रोवाइडर के? भाई बड़े फायदे हैं सर, कल्ला ही मालक है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहता हूँ, कल्ला ही मालक। ले, मेरिट्स और डीमेरिट्स दोनों चीजें हैं मेरे बच्चे। अगर हम मेरिट्स की बात करें, सर ये समझाने के लिए ये चीजें होती है, ये आपने ये पढ़नी नहीं, ये तो मैं कहीं ना कहीं से हमें कोई होते हैं ना कि एक ओवरव्यू देने के लिए जस्ट, ये नहीं कि तो पढ़ेंगे वही जो किताब में है। फायदा क्या होता है? क्विक डिसीजन मेकिंग। भाई अकेला बंदा, अकेले ने फैसले करने, किसी से मशवरा नहीं करना। तो मशवरा मेरे बच्चे टाइम लेता है, नो डाउट उसमें फायदा भी होता है, लेकिन मशवरे में बात का टाइम भी लग जाता है मेरे बच्चे। अगले बंदे सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं। जैसे मान लो कि अकेला काजी फायद हिस्सा होता है, अकेले फैसले करने होते हैं, तो मेरे बच्चे उन्होंने क्या करना था, पकड़ के सारी सीटें अगेन गवर्नमेंट को दे देनी थी। उसी तरह चलना था मामला, जिस तरह था। अकेला है, उसने कौन सा कोई पूछने वाला था, लेकिन उसको पता मेरे साथ 13 लोग बैठे होंगे। अब जो फैसला करना वो मशवरे से करना है। जब मशवरा हुआ तो शायद वो नहीं हुआ जो उसने सोचा होगा। कहना क्या मतलब मेरे बच्चे, मशवरे में टाइम भी लगता है और उसमें बात का आपको किसी की बात माननी भी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे अकेला बंदा है, जब दिल करेगा जो मर्जी डिसीजन ले लो। कहते हैं एक तो क्या होती है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है। जैसे एग्जाम्पल, एक दूध दही वाले की ये दुकान है, एक दूध दही वाले की ये दुकान है। रेट की स्लेटें उन्होंने वो रवां पे लटकी होती है, स्लेट्स होती हैं, उनके ऊपर रेट लिखा होता है। लो भैया, एक और दूध वाले लिख रखा है 200 रुपया पर लीटर के लिहाज से दूध। सामने वाला आया, दुकान खोली, उसने कहा 200, ला 195। उसने कहा कोई 195, स्लेट उतारी है 150, आप बता। वो कहेगा रौला ही को नहीं, अल्लाह 125 रुपये। किसी से पूछना है? ऐसे लगे होंगे। फिर वो क्या करेगा, वो खुद ही उसको 125 रुपये के लिहाज से सारा सामने वाला खरीद लेगा, दे दे मुझे, हाँ 200 का बेचेगा। लेकिन इतनी अकल ये सिर्फ फेसबुक पे चल रही होती है, इतना बेवकूफ है नहीं कुछ। वहां पे थोड़ा सा देखने के बाद क्या ऐसे होता है, ऐसे हकीकत में थोड़ी होता है। पागल लोग बैठे हुए कारोबार करने के। खैर, ऐसे डिसीजन मेकिंग होती है मेरे अच्छे मामले। क्विक डिसीजन मेकिंग, किसी से नहीं पूछना, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है आपको। और इजी टू फॉर्म एंड डिजॉल्व, जब दिल करे बनाओ, जब दिल करे खत्म कर दो। फट्टा लगाओ, बन गया, फट्टा उतार दो। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि इसके अलावा कुछ होता है। कहते हैं कि पर्सनल टच, यानी कि आप पर्सनली काम कर रहे होते हैं, इसके अंदर पर्सनल टच भी है। यानी कि बंदा खुद भी, यानी कि काम होता है, खुद भी इन्वॉल्व होता है बीच में। और मैक्सिमम इंसेंटिव, सारा पैसा उठा के घर लेके चला जाता है खर्चे पे करने के बाद। और कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, भाई आप उस कारोबार के जितने राज होते हैं, एक बंदे के पास ही रहते हैं, वही राजदान होता है उनका, किसी के साथ शेयर नहीं कर रहा उसको। हाँ एम्प्लॉय के साथ होता है, लेकिन एम्प्लॉयज के साथ एक हद तक की बातें होती है, ये थोड़ी कि सारी बातें शेयर कर देंगे उसको। लो बेटा, फायदे क्या है? कहता है ईज एंड लो कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन, बनाने के ऊपर ज्यादा खर्चा नहीं होता, बड़ी आसानी के साथ बन जाती है। कहता है कि फॉर्मिंग ए सोल प्रोप्राइटरशिप इज रिलेटिवली इजी एंड इनएक्सपेंसिव। कहता है कि इन सम केसेस क्रिएटिंग ए सोल प्रोप्राइटरशिप इन्वॉल्व मेयरली अनाउंसिंग अ न्यू बिजनेस इन द लोकल न्यूज़पेपर। यानी कि सिर्फ आप इश्तिहार दे दो, समझो कारोबार शुरू हो गया। यानी कि मान लो कि होता है ना कि आप देगे पकाने का कारोबार करने जा रहे हैं, तो करना क्या है, देगे खरीद के रख लो, सामान तो उसने देना है, देगे ही चाहिए ना, और तो कुछ नहीं, बाकी तो सारा सामान का अगले बंदे ने बंदोबस्त करना है। लेकिन ये देखें, देगे आपको पकानी आती हो, ये ना हो कि देगे आपको पकानी ना आती हो और आप किसी मजदूरों पे ही डिपेंडेंट हो। कल वो मजदूर अपनी इसी तरह की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी खोल लेंगे, तो क्या कर लोगे फिर आप उनका? तो देगे आपको पकानी आती है, तो ओके, बस लोगों को इधर उधर बताओ, ऐलान कर दो, तो समझ लो। कहते हैं कि सोल प्रोप्राइटरशिप नीड नॉट एस्टैब्लिश सेपरेट लीगल एंटिटी। अच्छा, ये कहाँ तक था? हाँ, द लीगल रिक्वायरमेंट्स आर मिनिमम, ए सोल प्रोप्राइटरशिप नीड नॉट एस्टैब्लिश सेपरेट लीगल एंटिटी। देखो मेरे बच्चे, ये अगेन ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती क्या है? ये होती है कंपनी के अंदर, है। फिलहाल मैं इतना सा भी बता रहा हूँ, जब ये कंपनी पढ़ेंगे तो फिर यही चीज दोबारा पढ़ेंगे कि कंपनी, अगर एक बंदा या एक से ज्यादा लोग मिलकर कंपनी बनाने जा रहे हैं, तो वो जिस दिन उस कंपनी को एज ए कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लें, एज ए कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लें, तो मालिक और उस कंपनी के दरमियान मान लो कि एक सेपरेशन हो जाती है, एक दीवार खड़ी हो जाती है, और वो कंपनी खुद एक इंसान बन जाती है। वो कंपनी खुद एक इंसान बन जाती है, और ये इंसान बिल्कुल ऐसा ही इंसान है जैसे आप लोग हो।
इसके भी वही राइट्स और ऑब्लिगेशंस होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे ये है रोबोट की तरह। जिस तरह ये रोबोट है ना, आपको नजर आ रहा है, ये बनाया हमने खुद है। ये इसको किसने कहा इंसान? इसको कानून कह रहा है कि ये इंसान है, और इसके इंसानों वाले राइट्स हैं। ये मेरे बच्चे हम डिस्कस करेंगे। कंपनी जिस दिन रजिस्टर्ड हो जाती है, आपको पता है, वो खुद एक इंसान बन जाती है, याद रखिए, एक पर्सन होती है। और वो पर्सन के वही राइट्स और ऑब्लिगेशन होते हैं जो आप लोगों के होते हैं। कल अगर उस कंपनी ने कुछ गलत किया, वो कंपनी पे ही केस बनते हैं, मालिकों को कुछ नहीं होता, क्योंकि कंपनी अलहदा इंसान है मालिकों से, वो जाने उसका काम जाने, मालिकों को उससे कोई लेना देना नहीं होता। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कंपनी में होता है, ये सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में ऐसा नहीं होता। सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में अगर सोल बंदा एक कारोबार शुरू करे, उसको रजिस्टर्ड भी करवा ले कहीं पे, उसके बावजूद इन दोनों के दरमियान कोई दीवार खड़ी नहीं होती, और ये कंपनी अलहदा, ये जो इसका कारोबार अलहदा से इंसान नहीं बन। तो ये कभी इनके दरमियान कोई सेपरेशन होती नहीं, मालिक और उसके कारोबार के दरमियान। तो मालिक और उसका कारोबार दुनिया की निगाह में एक ही तरह से देखा जा रहा होता है। यानी कि मालिक की हैसियत से हम उस बिजनेस को देख लेते हैं कि बिजनेस एक्चुअली मालिक है, मालिक बिजनेस है। इन दोनों में कोई सेपरेशन नहीं। लेकिन कंपनी में क्या होती है? एक सेपरेशन होती है। जैसे सीएफई को आप लोग सीएफई के मालिक हो, इसको आप कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लो, आप अलहदा हो जाएंगे, और सीएफई एक अलहदा से इंसान बन जाएगी। अब सीएफई जो करेगी, सीएफई वापडा वालों को बिल नहीं दे रही, तो वापडा वाले सीएफई पर केस करेंगे, ना कि आप पर। सीएफई वाले किराया नहीं दे रहे इस बिल्डिंग का, तो सीएफई पर केस होगा, ना कि आप पर। तो सीएफई खुद एक इंसान बन गए, अगरचे इदारा है, लेकिन मेरे बच्चे इदारे को किसकी हैसियत दे दी गई? इंसानों वाले। तो वो जाने, उसका काम जाने। जैसे आप जितनी कंपनीज के नाम सुनते हो मेरे बच्चे, कल वो कंपनी, चले खैर जब ये कंपनी पढ़ेंगे फिर आपको बताएंगे, फिलहाल इतनी बात पढ़ लो। ये सोल प्रोप्राइटरशिप नीड नॉट एस्टैब्लिश सेपरेट लीगल एंटिटी, होती भी नहीं, अगर कोशिश भी करोगे नहीं होगी, अनलेस कि इसको कंपनी के तौर पर रजिस्टर करवाओ। यानी कि उसका कारोबार और मालिक दोनों अलग अलग नहीं होंगे, इसमें एक ही रहेंगे। इस लिहाज से बता रहा है सेपरेट लीगल एंटिटी। जब ये पढ़ेंगे ना, ये लफ्ज याद रखिएगा, ये कंपनी में आपको ज्यादा डिटेल में समझाया जाएगा। कहते द ऑनर मे आल्सो नीड टू अप्लाई फॉर एन ऑक्यूपेशनल लाइसेंस टू कंडक्ट ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिजनेस। वही बात जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, बात को किसी लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है कारोबार करने के लिए। द स्पेसिफिक लाइसेंस रिक्वायरमेंट्स वेरी विद द प्रोविंस एंड इवन द टाइप वेयर द बिजनेस इज लोकेटेड, कि कहाँ पे कौन सा कारोबार कर रहे हो, किस सूबे के अंदर कर रहे हो, तो उस सूबे के लिहाज से लाइसेंस रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो सकती है। बास का मान लो कि बड़ी अच्छी खासी कम्प्लेक्स किस्म की रिक्वायरमेंट, बास का सादा किसी से जाके इजाजत ले लो, एमएनए एमपी से इजाजत ले लो, कारोबार कर लो। सीक्रेसी, जैसे हमने डिस्कस किया था, यहाँ पे चीजें सीक्रेट रहेंगी। एक मालिक अकेला कारोबार लेकर चल रहा है, सारी इंफॉर्मेशन उसी के पास, तो सब कुछ मेरे बच्चे सीक्रेट ही है। सोल प्रोवाइडर मेक पॉसिबल द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ सीक्रेसी द प्रोप्राइटर अनलाइक द ऑनर्स ऑफ पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मेरे बच्चे लफ्ज किसके लिए बोलेंगे? फिलहाल कंपनी के लिए। तो कंपनी और पार्टनरशिप की तरह, अनलाइक द ऑनर्स ऑफ ए पार्टनरशिप और कॉर्पोरेशन, उसके अलावा, यानी कि उसकी तरह नहीं, द प्रोप्राइटर डज नॉट हैव टू डिस्कस हिज आर ऑपरेटिंग प्लान्स विद अदर पार्टनर्स आर पब्लिक। देखो कंपनी के अंदर बड़े सारे लोग मैनेज कर रहे होते हैं, उसको जो भी करना होता है आपस में, जो भी किसी के दिमाग में प्लान आ रहा होता है दूसरों के साथ शेयर करना होता है, लाजमी है। इसी तरह पार्टनरशिप के अंदर भी जो भी कोई एक पार्टनर डिसीजन लेने जा रहा हो, दूसरों से मशवरा करके वो करेगा। तो वहां पे कोई सीक्रेट इंफॉर्मेशन रहती नहीं, ना ही आप रख सकते हो। असूल है वहां पे पार्टनरशिप के अंदर कि एक पार्टनर दूसरे पार्टनर से कोई इंफॉर्मेशन सीक्रेट रखेगा भी नहीं, इजाजत भी नहीं होती उसको, वो लाजमी शेयर करेगा। लेकिन मेरे बच्चे इस तरह की रिक्वायरमेंट प्रोप्राइटर, सोल प्रोप्राइटर में नहीं होती कि वो क्या करे, दूसरों के साथ अपने प्लान शेयर करे, आगे करने क्या जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे करने क्या जा रहा है एक को पता चलेगा, वो पता चलते हुए घर वालों को बताएगा, घर वाले उसको पूरे मोहल्ले में डंडोरा पीटेंगे, उस वक्त तक उसके कंपेटिटर को भी पता चल चुका होगा ये करने क्या जा रहे हैं, और उससे पहले वो बंदोबस्त कर लेंगे। लेकिन मेरे बच्चे सोल प्रोप्राइटर में ऐसा नहीं होता। एक बंदा उसने अकेले ने डिसीजन लेने, क्या करने जा रहा है कुछ पता नहीं आगे। जैसे यहाँ पे होता है, जिस कॉलेज का अकेला कोई मालिक है, वो कब किसी और कॉलेज का टीचर तोड़ ले कोई पता नहीं। लेकिन जिसके मालिक एक से ज्यादा हो, तो कोई ना कोई मालिक मार्केट में बता ही देता है, अगले सेशन में हम फलाने कॉलेज का ये टीचर तोड़ने जा रहे हैं। तो उस वक्त आके दूसरे कॉलेज के टीचर उसको तोड़ लेते हैं, क्योंकि मार्केट में खबर चली गई। खैर, किधर गया? और मिनिमाइजिंग द पॉसिबिलिटी दैट कंपेटिटर्स कैन ऑब्टेन ट्रेड सीक्रेट्स। तो यहाँ पे कोशिश, यानी कि कम ही चांसेस होते हैं कि इसके जो ट्रेड सीक्रेट्स हैं, यानी कि कारोबार के जो सीक्रेट हैं, वो उसके कंपेटिटर तक जाएंगे। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स नीड नॉट बी डिस्क्लोज, यानी कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इसी को कहते हैं, ये पीएनएल बैलेंस शीट, इसको बना के उसको डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं। अगर ये बनाएगा भी सिर्फ अपने लिए बना रहा होगा, लोगों के लिए कुछ नहीं बनाता, वो भी एक सादा खाता बना रहा होगा, हिसाब किताब रख रहा होगा, इसको प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जरूरत नहीं होती, तो ना ही लोगों के साथ शेयर करने की जरूरत होती है। एज डू द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स ऑफ पब्लिक ऑन कॉर्पोरेशन। जैसे फाइनेंशियल, देखो जब कंपनीज के लिए जरूरत रिक्वायरमेंट्स होती है, वो अपनी सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करके लोगों के साथ शेयर करेंगे।
तो उनकी कोई कितना प्रॉफिट कमाया, कितने खर्चे हुए, क्या चल रहा है, कितने एसेट है उनके पास, उनकी कोई इंफॉर्मेशन सीक्रेट नहीं होती है कि इनके पास है क्या। उनकी औकात बैलेंस शीट में नजर आ रही होती है, उनकी साल की परफॉर्मेंस पीएनएल में नजर आ रही होती। तो जो परफॉर्मेंस थी, जो औकात थी, सारी दुनिया के सामने रख दें है, उनका कुछ भी छुपा हुआ नहीं। लेकिन यहाँ पे मेरे बच्चे ये नहीं होता। और डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूज ऑफ प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट कमाया उसको जैसे मर्जी डिस्ट्रीब्यूट करे। डिस्ट्रीब्यूट क्या करेगा, खुद उठा के लेके चला जाएगा। और यूज कैसे करना है, बिजनेस में लगाना है, घर लेके जाना है, जैसे मर्जी, उसका अकेले का फैसला। shall all profits from a sole proprietor belong exclusively to the owner. He or she does not have to share with them any partners as stockholder. Stockholder होते ही नहीं ना उसमें, सोल प्रोप्राइटर। स्टॉक होल्डर मतलब शेयर होल्डर, उसमें शेयर होल्डर है नहीं, ना ही कोई पार्टनर है, तो सारा प्रॉफिट खुद ही। और द ओनर डिसाइड हाउ टू यूज द फंड्स फॉर एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस और सैलरी इंक्रीज। जो पैसा कमाया, क्या उससे बिजनेस को ग्रो कर लूं या लोगों की मजीद सैलरी पे करूं ताकि ये और दिल लगा के काम करें वर्कर्स। फॉर ट्रेवल टू परचेज एडिशनल इन्वेंट्री, फॉर ट्रेवल टू परचेज। अच्छा अच्छा, जो कमाया कहाँ पे लगाना, कहता है कि ट्रेवल करने से लेके इन्वेंट्री वगैरह। ये जैसे ही खत्म हो गया, साथ ही आप चले जाइएगा, बस रहेंगे छोटी छोटी बातें। बेटा कहता है कि ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड डायरेक्ट कंट्रोल। वही मेरे बच्चे अकेला बंदा है, जो दिल करे, जो मन में आएगा करेगा। और डायरेक्ट कंट्रोल, अकेला बंदा डायरेक्टली लोगों को कंट्रोल कर रहा होगा, बीच में कोई हायरार्की नहीं, यानी कि कोई और मैनेजमेंट नहीं। द सोल प्रोप्राइटर हैज कंप्लीट कंट्रोल ओवर द बिजनेस एंड कैन मेक डिसीजन ऑन द स्पॉट विदाउट एनीवन एल्स अप्रूवल, यानी ऑन द स्पॉट, डिसीजन ऑन द स्पॉट, बगैर सोचे समझे। खैर सोचेगा तो सही, लेकिन बगैर पूछे। दिस कंट्रोल अलाउ द ओनर टू रिस्पॉन्ड क्विकली टू कंपेटिटिव बिजनेस कंडीशन, यानी कि एनवायरमेंट में कुछ भी चेंज हुआ, उन्होंने फीस कम कर दी, तो ये भी क्या कर देगा, ऑन द स्पॉट फौरन ही फीस कम कर देगा, फौरन डिसीजन ले लेगा, क्योंकि इसको पूछने की जरूरत नहीं। आर टू चेंज इन द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी के अंदर कोई, यानी कि बाहर इन्वायरमेंट के अंदर, चाहे इकोनॉमी में चेंज आया हो या कंपेटिटर पे कोई चेंज आया हो या कोई पॉलिटिकल लीगल कोई भी चेंज आया हो इन्वायरमेंट के अंदर, यानी कि ये सीएफई के चार दीवारी के बाहर सब इन्वायरमेंट ही है, उसमें कोई भी चेंज हो, इसको फौरन ये क्या कर सकता है, उसको चेंज कर सकता है, यानी कि रिस्पॉन्ड कर सकता है। वैसे मजा कोई नहीं आ रहा। द एबिलिटी टू, कल पढ़ेंगे, क्योंकि नहीं जब इस तरह इंटरप्शन आ जाए ना बीच में, मजा नहीं आता। तो क्लास आपकी, क्योंकि आधे वैसे ही छोड़ के भाग गए, ये 3-4 दफा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ, तो उनको कहें कि राशिद को इसको देखें वजह क्या है। अब जुमेरात को इंशाल्लाह मेरे से हमारी मुलाकात है, और शायद ये आखिरी वीक होगा जिसमें आपकी क्लास ये और इससे आगे, तो उसके बाद मेरे से आपको पता ना